फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे कृतिका का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक एंड ये लिखा है कमलेश्वर जी ने। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि एक रानी होते हैं इंग्लैंड की, वो नेपाल और पाकिस्तान हिंदुस्तान का दौरा करने वाली होती है, यानी घूमने वाली होती है इन सभी जगहों पर। तो इस पार्ट में जो हमारे लेखक है कमलेश्वर जी, इन्होंने बोला है किसके बारे में कि हमारा जो हिंदुस्तान था वो अंग्रेज़ों के जो हमारे जो नेता वगैरह थे वो अंग्रेज़ों से तो हम आज़ाद हो गए थे, पर उन अंग्रेज़ शासकों के हम फिर भी गुलाम रह गए थे। तो उस चैप्टर के जो समरी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये जो रानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ सेकंड। तो ये अपने पति के साथ नेपाल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान का दौरा करने वाली थी। तो ये जो हिंदुस्तान में आने वाली थी कहाँ पर? दिल्ली पर। तो जो रानी के बारे में सारी खबरें थी ना, वो वहाँ पे इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में छपने लग गई थी। वहाँ पर जो उनके बावर्ची थे, उनके सेना के यानी जो उनके बचाव के लिए जो आने वाले थे, यानी उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके बारे में भी खबरें छप रही थी। और उनका जो टेलर दर्जी था, वो उनके कपड़ों के लिए क्या वो नेपाल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में कौन से कपड़े पहनेंगी उसके लिए टेलर परेशान था। और ये खबर भी इंग्लैंड के अखबारों में छप गई। तो जो इंग्लैंड के अखबारों में छपेंगी वो इंडिया के अखबारों में भी आ गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि रानी दिल्ली आने वाली थी, इसलिए दिल्ली की सारी सड़कें साफ़ करी जाने लगी एंड दिल्ली की जो इमारतें थी वो सजाने काम शुरू हो गया वहाँ पे, मतलब साफ़ सुथरे करने लगे वो दिल्ली को। एंड दिल्ली को इसलिए भी साफ़ किया जा रहा था क्योंकि एक तो रानी आ रही थी और इसलिए भी ताकि जो भारत की जो नाक है रानी के सामने वो ऊंची रहे। सारी जो तैयारियां थी वो ज़ोर शोर से चल रही थी। इसी तैयारियों के बीच जॉर्ज पंचम जो रानी के दादाजी थे, उनकी नाक कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी किसी ने तोड़ दी। तो जब रानी के दादाजी की मूर्ति की नाक टूट गई तो सारा जो भारत शासक था, यानी जो पूरी गवर्नमेंट थी, वो बिल्कुल मतलब हिल गई। क्योंकि जैसे ही रानी की दादाजी की नाक टूट गई तो उन्होंने सोचा कि अब रानी के आगे हमारी नाक भी मतलब नीचे हो जाएगी, यानी रानी हमें क्या समझेगी कि उसके दादाजी की मूर्ति की नाक किसी ने हमारे भारत में तोड़ दी है। तो वो रानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होएगी और क्या पता इसी गुस्से के कारण वो यहाँ से चली जाए, और क्या पता वो आए ना, क्योंकि न्यूज़पेपर में वो बात छप जाएगी कि ये भारत में रानी के दादाजी की नाक टूट गई है मूर्ति की। असली में थोड़ी ना टूटेगी भाई। तो इसलिए सब लोग घबरा गए एंड तभी हमारे जो नेता वगैरह थे उन्होंने मीटिंग करी, यानी सभा करी एक। तो सारे भारत के जिम्मेदार नेताओं ने और अधिकारियों ने बैठक की और एक मूर्तिकार को बुलाया कि मूर्ति पे नाक कैसे लगाएं। तो ये जो मूर्तिकार था ये गरीब था, इसको पैसों की ज़रूरत थी। तो इसने सोचा अगर ये मूर्ति पर नाक लगा देगा तो इसकी थोड़ी कमाई हो जाएगी। एंड अगर आप सोच रहे कि ये लोग कौन है, तो ये मीडिया वाले हैं, क्योंकि मीडिया वाले को सारी जानकारी चाहिए ना, खड़े तो रहेंगे वहाँ पे, रिकॉर्ड करेंगे कि हुआ क्या। तो जो मूर्तिकार है उसने कहा कि मुझे मूर्ति के तत्व, जिससे मूर्ति बनी है, उन तत्वों की फाइलें चाहिए कि कौन से जो मटेरियल होता है किससे बनी है ये। तो ये जो लोग थे पुरातत्व वाले, यानी जो इसकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उन लोगों ने सारी फाइलें देख ली, यानी ढूंढ ली, पर उसमें इस मूर्ति के तत्वों के बारे में कुछ नहीं लिखा था कि इसमें मूर्ति किन तत्वों से बनी है, किन मटेरियल से बनी है। तो दोबारा बैठक हुई। तो इस बैठक में जो मूर्तिकार है उसने कहा कि मैं भारत में जितने भी पर्वत हैं, जगहें हैं पर्वत की, मैं सबकी यात्रा करूँगा, सबको, और जाकर देखूँगा कि इस मूर्ति से कौन सी नाक लगती है, किस मटेरियल से वो बनी है, यानी किस तत्व से बनी है। मैं सारे पहाड़ों पर जाके घूमूंगा। तो ये जो मूर्तिकार होता है सारे पहाड़ों पर घूम आता है। इतनी जल्दी कैसे भाई घूम आया होगा? इसने गवर्नमेंट ने मदद करी होगी, सरकार ने। तो जो मूर्तिकार होता है वो दोबारा आता है, दोबारा बैठक होती है, तो थोड़ा विश्वास होता है क्या पता मिल गया वो पत्थर।
पर जब मूर्तिकार आके बताता है कि उसको कहीं भी ऐसी तत्व नहीं मिले इस मूर्ति के जैसे, तो ये जो लोग होते हैं दोबारा चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो फिर जो मूर्तिकार था उसने कहा कि ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो मीडिया को नहीं पता लगनी चाहिए, तो जो गेट है वो बंद कर दिए गए। तो फिर मूर्तिकार ने सुझाव दिया, आइडिया दिया कि अपने जो देश में, भारत में जितनी भी मूर्तियां हैं उन सब का नाप लेके देख लेते हैं कि जिसकी मूर्ति जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट होगी उस मूर्ति की नाक को लेके यहाँ पर लगा देंगे। तो लोगों, ये जो नेता वगैरह थे, इन लोगों ने सोचा कि ऐसा करे कि नहीं, पर फिर जब इन्होंने फैसला किया तो इन्होंने मूर्तिकार को हाँ कर दी सारी मूर्तियों का नाप देखने के लिए। एंड जो मूर्तिकार था वो सारी मूर्तियों का नाप देखने गया उनके नाक का, ताकि जॉर्ज पंचम की नाक अगर के फिट आ सके तो वहाँ पर वो उसको फिट कर दे। पर जो मूर्तिकार है उसने जब सारी भारत की जितनी मूर्तियाँ थी सबका दौरा किया, तो जो वो बड़े लोगों की मूर्तियों की नाक तो बड़ी ही थी, पर जो 1942 में बिहार के संजीवाला के सामने जो बच्चे शहीद हुए थे, जो उनकी मूर्तियां थी, उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। कितना अजीब नाम है, बार बार लियो तो जीभ भी हकला जाती, पता नहीं क्या हो जाता है, तो कोई बात नहीं। जॉर्ज पंचम की नाक से भी उनकी नाक बड़ी थी। तो फिर दोबारा बैठक हुई कि अब क्या करें। फिर भी तभी गेट बंद कर दिया गया, क्योंकि मूर्तिकार ने बोल दिया था कि ये वाली खबर भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब रानी आने वाली थी और रानी के आने से पहले जॉर्ज पंचम की जो उनकी दादाजी की मूर्ति थी उस पर नाक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मूर्तिकार ने बोला कि अब ये बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हमें करना पड़ेगा। भारत के 40 करोड़ लोगों की आबादी में किसी एक व्यक्ति की नाक, जिंदा नाक हमें इस मूर्ति पर लगानी पड़ेगी। तो ये जो नेता थे इन्होंने इस इतने घटिया काम के लिए भी इस मूर्तिकार को हाँ कर दिया कि अब क्या कर सकते हैं। तो जो मूर्तिकार था इसने अब नाक के लिए बोला कि मुझे नाक कहाँ से मिलेगी। तो ये जो नेता वगैरह था इन्होंने भी उसका इंतज़ाम कर दिया, इस जो ये मूर्तिकार था इसको नाक लाकर दे दी। फिर जो जॉर्ज पंचम की नाक थी उसकी वहाँ पर सारी साफ़ सफाई, जॉर्ज पंचम की नाक को भी साफ एकदम, ताकि वो गले ना, इसलिए जॉर्ज पंचम के आसपास सारी जो गंदगी थी वो हटाई गई। तो मूर्तिकार नाक लगाने वाला था, तो तब जब नाक लगाने वाले थे तो वहाँ पर सारी साफ़ सफाई की गई मूर्ति के आसपास की। एंड जो वहाँ पर जो तालाब था उसमें दोबारा से एकदम साफ़ सुथरा पानी भरा गया, ताकि जो नाक है वो उसको खराबी ना हो कुछ हो, ताकि वो गले वाले ना, इसलिए तब तो मूर्तिकार ने फिर नाक लगा दी। पर जब पूरे देश में ये पता चला कि एक मूर्ति के लिए जिंदा नाक लगाई जा रही है, तो उस दिन के अखबार में कुछ भी नहीं छपा था। उस दिन जो रानी आने वाली थी उसके बारे में भी कुछ नहीं छपा था, ना कुछ समारोह के बारे में, ना भाषणों के बारे में, कुछ भी नहीं छपा था, क्योंकि पूरा देश इस गम में डूबा हुआ था कि एक जिंदा व्यक्ति की नाक एक मूर्ति के लिए, जो मूर्ति हमारे उन लोगों की मूर्ति है जिन्होंने हमारे ऊपर इतने जुल्म किए, इतने दिन साल राज किए, उनके लिए इतना वो। तो उस दिन कुछ भी नहीं छपा था उन अखबारों में, क्योंकि पूरे लोग जो भारत के थे वो एकदम दुखी थे एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थे कि एक मूर्ति के लिए जिंदा आदमी की नाक, छी छी, कितना घटिया काम है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय।